नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ, मैं हर्षा शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार का किसानों पर फोकस है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आज से अभियान चलेगा और लाभार्थियों को योजना का फायदा मिले और इसके लिए ये अभियान चलाया जाएगा। और यूपी में किसान सम्मान निधि के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। आपको बता दें, सीएम योगी वांछित लाभार्थियों के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। लाभार्थी किसानों के आज से कागज कंप्लीट कराए जाएंगे और जल्द ही किसानों के खाते में योजना की 13वीं किश्त पहुंचने वाली है। तो आपको बता दें कि यूपी में किसान सम्मान निधि के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। वांछित लाभार्थियों के लिए इस अभियान की शुरुआत सीएम योगी करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये बड़ी सौगात किसानों को साधने में यहाँ पर योगी सरकार जुटी है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आज सीएम योगी खुद सभी लाभार्थियों को योजना का फायदा देने वाले हैं। लखनऊ में निकाय चुनाव में हार के बाद एक्शन में है सपा। सपा के कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। सपा ने नेताओं की लिस्ट बनाना शुरू कर दी है और अब अखिलेश सपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। हार की समीक्षा के लिए सपा ने 29 मई को बड़ी बैठक बुलाई। हार के बाद एक्शन में सपा के कई नेताओं पे अब गाज गिर सकती है और ऐसे में लगातार हार पर समीक्षाएं चल रही हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है और ऐसे में 29 मई को बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो सपा के कई नेता हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है, गाज गिर जा सकती है और ऐसे में हार के बाद जो समीक्षा बैठक का दौर जारी है उसके बाद ये पूरा फैसला लिया जा सकता है। – 2024 लोकसभा चुनाव में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। बागपत के बाद अमरोहा में जयंत का जनसंपर्क अभियान है और ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जनता से जयंत मिल रही हैं। अमरोहा में आज कई गांव में जयंत चौधरी जाएंगे और कुबी गांव में किसानों के साथ धरने पर भी बैठेंगे जयंत। बागपत के बाद अमरोहा में जयंत का ये जनसंपर्क अभियान है। डोर टू डोर जनता से जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। अमरोहा में आज कई गांव में जाकर जयंत चौधरी लोगों से बातचीत करने वाले हैं। कुबी गांव में किसानों के साथ धरने पर भी बैठेंगे जयंत। तो 24 लोकसभा चुनाव के लिए अब जोरों से जयंत चौधरी भी जुट गए हैं और ऐसे में अमरोहा जाएंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करेंगे, जनता से उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा जुट गई है। ओपी राजभर के गढ़ में अनिल राजभर अपनी रणनीति बनाएंगे। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर बड़ा आयोजन करने वाले हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह करने वाले हैं और ऐसे में अनिल राजभर समाज के अलावा कई समाज के लोग कार्यक्रम में भी शामिल हैं। तो ओपी राजभर का गढ़ है जिसमें अनिल राजभर अब नई रणनीति बनाने वाले हैं। अनिल राजभर बड़ा आयोजन करने वाले हैं और आज ये आयोजन होने वाला है। महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह के इस मौके पर यह बड़ा आयोजन होगा। आपको बता दें, राजभर समाज के अलावा कई समाज के और लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और वहीं हेट स्पीच मामले में आजम पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सजा के विरुद्ध कोर्ट में आजम खान की तरफ से अपील की गई। आजम की अपील पर एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट में पहले भी ये बहस पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने की आजम पर आरोप लगाए गए थे और ऐसे में जो फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस फैसले पर सुनवाई होगी। तो बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी, ऐसे में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। 24 में गठबंधन के साथ अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। 3 चरणों में लोकसभा चुनाव की तैयारी निषाद पार्टी करने वाली है। पहले चरण में 27 लोकसभा सीटों की तैयारी करेगी निषाद पार्टी और ऐसे में 4.5 लाख यानी कि 5 लाख के करीब से अधिक निषाद मतदाता को एनडीए के पक्ष में पार्टी लाने वाली है। 2019 में अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी थी निषाद पार्टी। तो पहले चरण में 27 लोकसभा सीटें हैं जिसके लिए यहां पर चुनाव प्रचार है और ऐसे में तकरीबन 5 लाख से अधिक। और 2019 में अपने सिंबल पर आपको बता दें कि चुनाव नहीं लड़ी थी निषाद पार्टी। 24 में गठबंधन के साथ अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली है निषाद पार्टी। तो
27 लोकसभा सीटों की यहां पर तैयारी है। इंडिया के पक्ष में पार्टी लाने वाली है और 2019 में अपने सिंबल पर नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार अपने ही चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाली है। हमारे साथ में इस समय निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। संजय जी, किस तरह से तैयारी है लोकसभा चुनाव की? देखिए, कार्यकर्ता खड़ा और बड़ा पार्टी करता और रीढ़ की हड्डी होता है और वही नेता के उद्देश्यों या विचार को गांव-गांव तक पहुंचाता और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ लाता। इसलिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सभी प्रदेशों के 75 जिलों के हमारे अध्यक्ष हैं और 7 विंग हमारे हैं। तो पार्टी है, संगठन है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, द ग्रेट युवा वाहिनी और IT सेक्टर के 7 अध्यक्ष हैं। और प्रदेश की जितनी कार्यकारिणी वो है और महिला मोर्चा की कार्यकारिणी प्रदेश की है, युवा मोर्चा प्लस जो है हमारी जो विंग है सब उसको दिया जा रहा है। और 27 जिला पहले चरण में है जिसमें 4.5 लाख वोट से अधिक हमारे मुखिया था। पूरे तैयार कर रहे हैं, बाकी को ये 27 करके बाकी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इस बार लक्ष्य है कि जिस तरीके से निषाद पार्टी का सिंबल लखनऊ में पहुंचा, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम एक गठबंधन के सहारे हम दिल्ली में भी जो सम्मान दें। अब बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी, अब वो जैसा तरीके सम्मान दिया था 2022 में, उसी तरीके 2024 में भी सम्मान देगी। और हमारा उद्देश्य है कि 80 सीटों पर हम इस संगठन को मजबूत करके उन्हें 2000 जिस तरीके से 19 में सपा बसपा एक होने के बाद भी मछुआ समुदाय एक होकर इनको एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, वैसे 2024 में भी हम पूरे प्रदेश में 80 सीटों पर हम उनको साथ में के उन्हें जिताकर दिल्ली भेजेंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा, लखनऊ। अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता पर सुनवाई होने वाली है। सदस्यता रद्द होने के मामले में आज हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। हत्या के मामले में अफजाल को 4 साल की सजा हुई थी। मामले में 4 साल पहले बरी होने का अफजाल की तरफ से दावा किया गया है। हाई कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई होने वाली है। सदस्यता रद्द होने के मामले में हाई कोर्ट में यह अहम सुनवाई। हत्या के मामले में आपको बता दें कि अफजाल की 4 साल की सजा थी और ऐसे में सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और उसी को लेकर आज हाई कोर्ट में ये पूरा फैसला सुनाने वाला। और वह इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। महाराजगंज जेल से कानपुर पेशी के लिए इरफान को लाया जाएगा। इरफान के 7 मामलों में कोर्ट में ये सुनवाई है। इरफान के जेल में होने से निकाय चुनाव में सपा को बड़ा फर्क पड़ा था। ऐसे में उम्मीद से खराब रहे निकाय चुनाव में नतीजे और उसी के चलते हमने देखा किस तरीके से समीकरण बदले थे और इरफान के जेल में होने से निकाय में जो फर्क पड़ा था उससे निकाय चुनाव में हमने देखा किस तरीके से नतीजे भी अलग देखने को मिले। यूपी में 4000 मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। मदरसों के संचालन में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी। परीक्षा के चलते सरकार ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और ऐसे में यूपी में मदरसों के सर्वे में खामियां मिली थी। 8441 मदरसे निकले थे अवैध रूप से संचालित और ऐसे में अब आगे भी यूपी में 4000 मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। मदरसों के संचालन में जो विदेशी फंडिंग है उसकी बात सामने आई थी, जिसके बाद पहले भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई थी। परीक्षा के चलते सरकार ने हालांकि इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से तकरीबन 4000 मदरसों को चिन्हित कर लिया गया है। अब उन पर कार्रवाई होने वाली है। आपको बता दें कि पहले भी 8441 मदरसे ऐसे निकले थे जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। और अब बात पहलवानों के हल्ला बोल की। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा हो गया और अब उन्होंने प्रदर्शन और तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें तमाम दिग्गजों ने उनका समर्थन दिया और ऐसे में ये कैंडल मार्च शाम 5 बजे निकाला गया। यहाँ ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने हुंकार भरी। वहीं उनके समर्थन में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और सत्यपाल मलिक भी नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पूनिया पिछले 1 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कई महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है और अब आगे वो पूरी मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण हमारे साथ बातचीत के लिए। रावण जी, पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? 1 महीना हो गया है, कई दिन नहीं हुए भाई, 1 महीना हो गया है और हम देश की राजधानी में की सड़कों पे हैं, किसी गांव की सड़कों पे नहीं है, किसी मैं समझता हूँ कि रूरल एरिया में नहीं है। ये देश की राजधानी है और अगर यहाँ 1 महीने धरना चल रहा है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि सत्ता पूर्ण रूप से तय करके बैठी है कि वो अपराधी को संरक्षण दे के रहेंगे और इससे न्याय के प्रति जो है वो विश्वास जनता का कम हो रहा है। आज हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो इस बात का संदेश लेके आए हैं कि बहन बेटियों की भारत में जो इतना सम्मान था आज उसको चोट पहुँची है और अगर इन बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा तो ये तय कर लो जो कि भाजपा के राज में किसी बेटी को सम्मान नहीं मिल सकता। ब्रिजभूषण से कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं सारे टेस्ट करने के लिए तैयार, चाहे नार्को टेस्ट हो चाहे कैसा भी टेस्ट, अगर मैं दोषी निकलता तो मुझे फांसी दे दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे? पहलवान भी यही कह रहे हैं, पहलवान तो कह रहे हैं उन बच्चों का भी नार्को टेस्ट करा लो, लेकिन आप जानते हैं कोर्ट में एडमिजिबल नहीं है, नार्को टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। सवाल ये है अगर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो आप समझिए कि पुलिस और सरकार मिलकर किस तरह न्याय को बाधित कर रही है और ये एक आज शुरुआत है। आज ये बात यहाँ से बहुत दूर तक जाएगी और मेरा मानना है कि अब आने वाले कल में आंदोलन और मजबूत होगा और जमीन पर जाएगा और इसके लिए हमने एक लंबी तैयारी की है। आप देखना अगले 3-4 दिन में जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। गोंडा में पहलवानों पर गरजे भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह। पहलवान विनेश फोगाट मंथरा बनकर आई हैं। ब्रिजभूषण बोलते हुए नजर आए। राम के वनवास में भी मथुरा और कैकई का रोल था और ऐसे में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर भूपेंद्र हुड्डा बोलते हुए नजर आए जो पैर छूते थे और आज उनकी भाषा बदल गई है। तो ये सभी आरोप, ये सभी तंज ब्रिजभूषण ने कसे हैं। तो ये बड़ा बयान पहलवानों पर ब्रिजभूषण सिंह का। गोंडा में पहलवानों पर गरजते हुए नजर आए। पहलवान विनेश फोगाट मंथरा बनकर आई है। कोई सबक नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सब कुछ खुश है। तो इन्होंने खेल मंत्रालय की जांच की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, इन्होंने ओलंपिक कमेटी के जांच का इंतजार नहीं किया और दीपेंद्र हुड्डा नहीं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नहीं भूपेंद्र हुड्डा इस नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर के आए। और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया। 2022 सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी। यूपीएससी में टॉप 4 में लड़कियों ने बाजी मारी है। इशिता किशोर ने यूपीएससी में टॉप किया। इशिता किशोर, गरिमा लोहिया और उमा हर्थी ने टॉप 3 रैंक हासिल की। वहीं बरेली की बात करें तो स्मृति मिश्रा ने चौथी रैंक वहां से हासिल की। आपको बता दें स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा बरेली से सीईओ सेकंड के पद पर तैनात है। यूपीएससी टॉप करने वाली इशिता किशोरी के घर में खुशी का माहौल है। उन्होंने देश में पहला स्थान हासिल किया। यूपीएससी के नतीजे जारी हो गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर और उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पूरा इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले हम लोग आप दोनों को बधाई देना चाहेंगे। इशिता, आपसे पहले कि आप बधाई की पात्र आपकी मदर हैं तो उनको सबसे बड़ी बधाई। आप क्या कहेंगी मैम? मैं क्या कहूँगी, इससे बड़ी मैं इससे ज़्यादा कुछ विश नहीं कर सकती हूँ एंड इट्स जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। थैंक यू। माँ का सपना पूरा कर दिया। एक पेरेंट जब ये बोले कि सपना पूरा हुआ है, आपने जब AIR रैंक 1 अपने रिजल्ट में आज देखा है, वो मोमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक वो रिज़ल्ट की PDF आने के 2-3 मिनट पहले से मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे, तो माई फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट।
देखिए इशिता के भाई ईशान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहन को नंबर 1 रैंक मिल गई है, ऑल इंडिया रैंक। प्रेशर आपका ज़्यादा बढ़ गया है क्या इससे ईशान? नहीं, ये हमेशा से ही ब्रिलियंट रही है। शी इज़ अमेजिंग एंड शी इट्स वेल डिजर्व्ड। और वहीं यूपीएससी में चौथी रैंक हासिल करने वाली स्मृति मिश्रा भी काफी खुश हैं। उन्होंने सफलता के पीछे मेहनत को श्रेय दिया। स्मृति के पिता बरेली में सीईओ सेकंड के पद पर तैनात हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर करा और किस तरह फील कर रही है? मतलब अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था जी। ओके, तो मैम आपने अभी तक अब क्या सोचा है, अब आगे प्लानिंग क्या आपकी होगी? क्योंकि आपको 4था स्थान पाया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। तो कितनी आपने आगे क्या सोचा, क्या प्लानिंग रही, किस तरीके से आप आगे जो तैयारी करेंगे और भारत के लिए क्या सोचा है, मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मैं स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने अर्बन लोकल गवर्नेंस में ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं अपने गवर्नमेंट से जो लोकल लेवल पे है, तो वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूँगी। तो ये दोनों मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। रिजल्ट आया यूपीएससी का और मेरी बेटी स्मृति जो है ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। प्रारंभिक एजुकेशन उसकी जो है आगरा में हुई। आगरा में स्कूल टॉप किया था और उसके बाद वहाँ से मिरांडा हाउस चली गई दिल्ली, वहाँ भी उसने टॉप किया दिल्ली में। और फिर इस समय लॉ कर रही है, फाइनल ईयर है उसका, जो है फाइनल सेमेस्टर है उसका, इस समय लॉ कर रही है CLC दिल्ली से। और राम मंदिर निर्माण का वीडियो जारी हो गया है। खूबसूरत नक्काशी के साथ गर्भगृह के निर्माण का वीडियो जारी किया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये वीडियो जारी किया। आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह का वीडियो सामने आया है। तेजी से वहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। इसमें देखिए किस तरीके से वहां से ये वीडियो सामने आया। मंदिर के गर्भगृह का ये वीडियो है जहां पर जोरों से इसे पूरा करने की तैयारी है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये वीडियो जारी किया है। तो नक्काशी का काम भी वहां पर पूरा कर लिया गया है। ऐसे में जल्द ही यहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाए। लखनऊ में काले धन को खपाने के आरोपों में घिरे सफायर विला बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। सफायर विला बिल्डर की ऑफिस और मकान पर सीबीआई की टीम पहुंची और प्रोजेक्ट में काले धन को खपाने के आरोप हैं। और इसके अलावा एक आईएएस अफसर के काले धन को भी व्हाइट मनी बनाने का आरोप है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने एलडीए से सफायर बिल्डर से जुड़ी सभी आर्थिक जानकारियां मांगी। तो सीबीआई ने एलडीए से सफायर बिल्डर की सारी डिटेल्स मांगी हैं। आपको बता दें कि यहां पर कई आरोप इन पर लगे हैं। अपने प्रोजेक्ट्स में काले धन को खपाने का आरोप, आईएएस अफसर की ब्लैक मनी खपाने का भी आरोप। तो लगातार सफायर बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी भी कर रहा है। वाराणसी में पुलिस ने बच्चा चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह में 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बच्चा चोर गिरोह के पास से पुलिस ने 3 बच्चों को बरामद किया। ये गिरोह यूपी, झारखंड और राजस्थान में सक्रिय था। बच्चों को चुराकर 2 से 5 लाख रुपए में बेच दिया करता था। कुछ दिन पहले वाराणसी में भी सड़क पर सो रहे गरीब परिवार के बच्चे की चोरी की तस्वीरें सामने आई थी। इस गैंग ने अब तक करीब 8 बच्चों की चोरी को अंजाम दिया। दलालों की मदद से बिहार, राजस्थान, यूपी और झारखंड में बच्चों को बेच दिया करता था। तो बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी। और वहीं प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की गिरफ्त में गैंग के सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेजरी अफसर बन पुलिस पेंशनर्स को निशाना बनाते थे और फोन पर ओटीपी और गोपनीय दस्तावेज ले लेते थे। ऑनलाइन ठगों पर साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए। ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया करते थे, फोन पर ओटीपी और गोपनीय दस्तावेज ले लेते थे। मुरादाबाद में थाने में हार्ट अटैक से शख्स की मौत हो गई। बहन के साथ शिकायत के लिए शख्स आया था। थाने में अचानक हालात बिगड़े और ऐसे में अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। मौके पर एसपी मुरादाबाद के कुंदर की थाने का ये पूरा मामला। तो बहन के साथ यहां पर शिकायत लगाने के लिए एक शख्स गया था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत वहां पर बिगड़ गई, जिसके बाद
अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो गया और दूसरी तरफ दून से गोवा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि देवभूमि के लिए डबल उड़ान है। देहरादून से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देहरादून से दिल्ली के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलेगी और ऐसे में 25 मई से ये ट्रेन दिल्ली और देहरादून के बीच दौड़ने लगी। देहरादून से दिल्ली के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का सफर अब और सुहावना होने जा रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई को सुबह 11 बजे वंदे भारत ट्रेन को देहरादून से हरी झंडी दिखाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई से चलनी शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस शुभारंभ में शामिल होंगे और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें सफर करने पर लग्जरी लाइफ का एहसास होता है। साथ ही ट्रेन की सीटें इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि सफर में थकान नहीं होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये अपने आप में लग्जरी ट्रेन है और पहली बार है कि जब देहरादून से जो यात्री जाते हैं उनको आरामदायक सफर मिल सकेगा। यहाँ पर आप सीटें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं और इसमें अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं ताकि जो यात्री हैं उनको आरामदायक सफर मिल सके। देहरादून से दिल्ली के बीच वैसे तो कई ट्रेनें चल रही हैं, मगर इनमें शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेन ही सबसे कम समय में पहुंचती है। मगर वंदे भारत एक्सप्रेस इनसे भी कम समय में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएगी। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन को दून से दिल्ली पहुंचने में करीब 4.5 घंटे का वक्त लगेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और यूपी के कई जिलों में आज से मौसम बदलने के आसार हैं। आईएमडी ने आज से खराब मौसम की संभावना जताई। भीषण गर्मी के बीच बारिश के आसार हैं और ऐसे में 26 तक बारिश और तेज हवाओं की भी संभावना। तो यानी कि यूपी के कई जिलों में गर्मी से राहत मिलने के आसार, मौसम बदल सकता है। आईएमडी ने आज से खराब मौसम की संभावना जताई है, जिसके चलते भीषण गर्मी जो कि बीच में हो रही थी उसी के बीच बारिश के भी आसार है। और आपको बता दें कि 26 तक बारिश और तेज हवाओं की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। यूपी के कई जिले हैं जहां पर मौसम बदलने वाला है। बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लाइनमैन को पीट कर ग्रामीणों ने घायल कर दिया। गोसाईगंज के सूर्यामाऊ में छापेमारी में टीम गई थी और ऐसे में अधिशासी अभियंता घनश्याम तिवारी, एसडी और जैत मौजूद थे। पूरे मामले की टीम ने गोसाईगंज थाने में लिखित शिकायत दी। देखिए तस्वीरें, सूर्यामाऊ की तस्वीरें हैं गोसाईगंज के, जहां पर छापेमारी के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन उसके बाद वहां पर ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। बिजली विभाग की ये टीम थी। लाइनमैन को पीट कर ग्रामीणों ने वहां पर घायल कर दिया और अब इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई। ओपीडी में मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा है। फतेहपुर की खबर बता रही है। टॉर्च जलाकर पेशेंट का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। टॉर्च की रोशनी में इलाज का वीडियो सामने आया। फतेहपुर के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से ओपीडी की तस्वीरें, जहां पर मोबाइल की रोशनी में जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज करने को मजबूर हैं क्योंकि वहां पर लाइट नहीं आ रही। तो टॉर्च की रोशनी में यहां पर इलाज का ये वीडियो सामने आया है। फतेहपुर के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला, अब देखिए किस तरीके से टॉर्च की रोशनी में यहां पर इलाज करने को मजबूर है डॉक्टर्स। ओपीडी की तस्वीरें हैं। खबर आगरा से, यहाँ पर नाला साफ करते समय बड़ा हादसा हो गया। जेसीबी मशीन सहित कर्मी नाले में गिर गए। लोगों ने रेस्क्यू कर निगम कर्मी की जान बचा ली। नगर निगम शहर के नालों की सफाई का काम कर रहा था। लोहा मंडी नौबस्ता का ये पूरा मामला, जेसीबी मशीन थी और साथ ही जो कर्मी था वो भी नाले में गिर गया। हालांकि लोगों ने रेस्क्यू कर निगम कर्मी की जान बचा ली है। नगर निगम यहाँ पर शहर के सभी नालों की सफाई के काम में जुटा हुआ था और इसी वक्त यहाँ पर ये बड़ा हादसा हो गया।
रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अब हर दिन जाम लग रहा है। धारी देवी से खांकरा तक तीर्थयात्रियों को जाम से जूझना पड़ रहा है और आलम यह है कि हर दिन कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिससे तीर्थयात्रियों को खासा परेशानियां होती हैं। बद्रीनाथ हाईवे से हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब को जाते हैं और जाहिर है कि यहाँ पर वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि वीकेंड पर सबसे ज्यादा स्थिति यहाँ पर खराब रहती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना होता है, जिसके चलते जाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए बद्रीनाथ हाईवे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। चारधाम यात्रियों को अब रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में केदारनाथ धाम का महाप्रसाद सहित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मंदिरों की आकर्षक प्रतिमाएं मिलेंगी और इसके साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादन सस्ते दामों पर मिलेंगे। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से पहले यात्री यहाँ में गर्म ऊन से बने जो कपड़े होते हैं वो भी ले जा सकते हैं। टीएमवीएन का हमारा रुद्र कॉम्प्लेक्स है रुद्रप्रयाग में, उसके समीप ही पर्यटन विभाग द्वारा जो एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो काफ़ी समय से खाली चल रही थी, उसको हम लोगों ने यात्रा सीजन में यात्रियों को लोकल प्रोडक्ट्स मिल सकें उसके लिए तैयार किया है। और इसमें कृषि विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा समस्त जो हमारे महिला समूह केवल रुद्रप्रयाग जनपद के ही नहीं, अभी तो पूरे उत्तराखंड के जहाँ जहाँ जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।